नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपके सीटेट जनवरी 2024 में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे टॉपिक जिनसे एग्जाम में आपके प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे हम बात करें संस्कृत शिक्षण शास्त्र की, चाहे हम बात करें हिंदी शिक्षण शास्त्र की, दोनों में ही प्रश्न बनते हैं। तो इन टॉपिक्स की जो है सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। तो इसी आगे क्रम में हम देख रहे हैं आपके भाषा अर्जन और अधिगम को, कि इनमें क्या डिफरेंस है। दूसरा, मातृभाषा आधारित जो आपकी बहुभाषिकता है, या इसको हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा अधिग्रहण होता क्या है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन होता क्या है। तो एक प्राकृतिक भाषा अधिग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य, भाषा अधिग्रहण को आप अर्जन भी समझ सकते हैं। ये आपकी पहली भाषा यानी आपकी मातृभाषा जो आपने घर में सीखी है उससे इसका संबंध है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य भाषा को ग्रहण करके उसके स्वाभाविक रूप से समझने की क्षमता को अर्जित करता है और फिर संवाद में उस भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के अधिग्रहण करने के लिए पुस्तक और व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने अपनी मातृभाषा सीखी, मैंने हिंदी सीखी, तो मेरे घर पे और मेरे आसपास, जब मैं आपकी छोटी थी तो मेरे को आसपास उसी तरीके की भाषा बोली जा रही थी, तो मैंने बिना पुस्तकों की सहायता से, बिना व्याकरण से उस भाषा को सुन करके ही, अनुकरण करके ही उस भाषा को सीख लिया। तो यही क्या है, आपकी भाषा अधिग्रहण है। तो इसमें आसपास के वातावरण और लोगों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित की जाती है। इसे भाषा अर्जन भी कहते हैं। और चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये हमारा भाषा अधिग्रहण की विशेषताओं की बात करें तो बालक के भाषा अधिग्रहण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। अगर घर में गलत तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा होगा तो बच्चे में भी गलत जो है भाषा सीखेगा वो। तो इस तरीके से परिवार में उसको अगर लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो बहुत जल्दी भाषा सीखता है। एक जॉइंट फैमिली में पलने वाला बच्चा और एक आपके जो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा पलता है, दोनों की भाषा सीखने की जो गति है वो कम, आपकी डिफरेंस होगा दोनों में। जो आपके उसके घर में बहुत सारे सदस्य हैं तो वहाँ उसको लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो जल्दी भाषा सीखेगा। और वहीं जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, जिसके घर में सिर्फ उसके माता पिता है और वही उससे बातचीत करते हैं, तो उसको भाषा सीखने के जो है सामग्री कम मिलेगी, है ना, इनपुट्स उसको कम मिलेंगे। जब इनपुट्स कम मिलेंगे तो वो भाषा देर से सीखेगा। तो इस तरीके से परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक बचपन में अपने परिवार के साथ ही सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। बाल्यावस्था में बालकों के निरीक्षण कर भाषा को ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। बालकों में भाषा सीखने की क्षमता किसी वयस्क की तुलना में ज्यादा होती है। वह अपने परिवार में अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों को आपस में जिस प्रकार भाषा का व्यवहार करते हुए देखता है वैसी ही भाषा वो अर्जित करता है ना। वैसे जैसा वो सुन रहा होता है वैसी ही वो भाषा सीख जाता है, उसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। अब हम देखते हैं आपका दूसरा भाषा अधिगम क्या है। अर्जन या अधिग्रहण हमने समझ लिया। मातृभाषा की बात आएगी तो वो आपने अधिग्रहण या अर्जन से सीखी है, जबकि अधिगम होता है जब हम औपचारिक माध्यम में अपने विद्यालय से या प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के किसी भाषा को सीखते हैं। ये ज्यादातर दूसरी भाषा होती है, ठीक है, तो उसको हम भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। वहां उसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और यहाँ बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम। तो अधिगम अर्थात सीखना, और भाषा के अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा अधिगम यह एक चेतन प्रक्रिया है और अधिग्रहण कैसी थी, अचेतन थी। वहां बच्चा जो है कॉन्शियस होकर भाषा नहीं सीखता, अनायास रूप में, स्वाभाविक रूप में भाषा का विकास होता है। तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें चेतनता की जरूरत है। आप कॉन्शियस होकर के भाषा के नियमों को समझते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो ये आपकी कॉन्शियस प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भाषा को व्याकरण के नियमों द्वारा सीखा जाता है। तो हम जब विद्यालय में किसी भाषा को सीख रहे होते हैं औपचारिक माहौल में, तो वहाँ हमें नियमों की भी जरूरत होती है। भाषा सीखने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। भाषा की लेखन प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी संरचना तथा शब्द विज्ञान इत्यादि सारे नियमों को बच्चों को स्मरण करवाया जाता है। भाषा अधिगम से हम जो भाषा सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्वितीय भाषा कहते हैं। तो वही मैंने कहा कि पहली भाषा हमारी मातृभाषा है जो हमने बिना प्रयास करे सहज रूप से अपने घर परिवार में सीख ली है। दूसरी भाषा जिसके लिए हम प्रयास करें, जिसके लिए हमें नियम देखने पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर कोई सिखाने वाले चाहिए, तो इसको हम द्वितीय भाषा कहते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बोधगम्य सामग्री के अलावा अन्य कारक भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि अब भाषा अधिगम कैसे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें भी लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके अलावा भाषा बोधगम्य सामग्री तो उपलब्ध हमें करानी ही पड़ेगी, इनपुट्स तो उसको देने ही पड़ेंगे। जब हम द्वितीय भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें द्वितीय भाषा से जुड़े हुए इनपुट्स बच्चे को लगातार देने पड़ेंगे, तभी हम उसमें भाषा कौशल का विकास कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं वो विद्यार्थी को मिलने वाला प्रोत्साहन, आपको बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए द्वितीय भाषा
सिखानी है विद्यालय में, और उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप उसको गलती के लिए क्लास में रोक देते हैं तो बच्चा आगे से बोलने से घबराता है, इससे उसकी भाषा सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो उसका आत्मविश्वास आपको नहीं तोड़ना है क्लास में। भाषा अधिगम के प्रति उसकी प्रवृत्ति, उसका एप्टीट्यूड क्या है और भाषा सीखने के लिए उसका रवैया क्या है, ये सब मिलकर के आपकी भाषा सिखाने की क्षमता को या बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो भाषा अधिगम प्रक्रिया में बोधगम्य सामग्री के साथ यह कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है, क्योंकि अगर इनका इस प्रक्रिया में अभाव रहता है तो विद्यार्थी भाषा सीखने में असफल रहते हैं। तो भाषा अर्जन और अधिगम को हमने समझा। अब मैं इसी क्रम में आगे बात करूंगी आपकी मातृभाषा की। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम मातृभाषा जो है भाषा अधिग्रहण से सीखते हैं या भाषा अर्जित भाषा होती है ये। तो मातृभाषा है क्या? तो मानव जीवन के प्रारंभिक 7 वर्ष भाषा सीखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और शोध अध्ययनों में बच्चों की आरंभिक शिक्षा के लिए उनकी मातृभाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम पाया गया है। मातृभाषा में एक बार महारत हासिल हो जाने के साथ बच्चे के पास भाषा के उपयोग का एक सांचा उपलब्ध हो जाता है, तब उसके लिए दूसरी भाषा सीखना सरल हो जाता है। तो मातृभाषा जो है आपकी, मातृभाषा को हमारी NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बढ़ावा दे रही है कि बच्चे को जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहतर स्थिति उसको उपलब्ध कराती है, आरंभिक शिक्षा उसकी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसकी मातृभाषा उसकी सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको बाकी विषय सीखना उसके लिए आसान हो जाता है। तो बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास उनकी भाषा क्षमता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान का प्रधान साधन मातृभाषा ही की शिक्षा है। ठीक है, तो मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके उद्देश्य है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है। जैसे बच्चे को मातृभाषा, उसके घर में हिंदी बोली जा रही है, आप स्कूल में आके उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो ये भाषा इंग्लिश भाषा होगी, एक नई भाषा होगी, वो बैरियर का काम करेगी, अवरोध का काम करेगी। उसके लिए स्कूल में आते एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा भाषा को सीखना, और इससे क्या होगा, उसकी और चीज़ों को सीखने की, विषय को सीखने की, उसके विकास की सीखने की गति प्रभावित होगी। तो इसीलिए मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करी गई है, और ये आपके एक राष्ट्र की पहचान से भी जुड़ी है कि जो घर में मैं भाषा बोल रही हूँ, अगर वही भाषा मुझे स्कूल में मिल रही है तो वो क्या होगी, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, मेरी सामाजिक पहचान को और मजबूत करेगी। मातृभाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान सहजता से करता है। ठीक है, जो उसने मातृभाषा है, इसमें हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत आराम से व्यक्त कर पाते हैं, जबकि दूसरी भाषा में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मातृभाषा उच्च संज्ञानात्मक विकास को भी बढ़ावा देती है। मातृभाषा आपसी संवाद कौशलों को बढ़ाती है। मातृभाषा वैचारिक स्पष्टता को बढ़ावा देती है। इसीलिए मातृभाषा को हमारी जो है स्कूल में बच्चों को प्रारंभिक अवस्था पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करी गई है। इसी क्रम में हम समझते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से कई बार आपको लगता है बहुत सारी भाषाओं को बोलने की क्षमता, लेकिन इस बात को यहाँ समझेंगे जब आपको सीटेट में बहुभाषिकता पढ़ना है। तो बहुभाषिकता कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे क्लास में, हमारी कक्षा में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चों से हमारा बहुभाषिकता से तात्पर्य है। तो भाषा की विविधता को बहुभाषिकवाद कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कोई अलग भाषा का ज्ञान हो, अतः अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण विद्यार्थियों के उच्चारण और उनके बात करने की शैली में विभिन्नता होती है। ऐसे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को साथ लेकर उन्हें कक्षा में रचनात्मक कार्यनीति का भाग बनाना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। तो बहुभाषिकता हमारी किस चीज की बात करती है कि आपकी कक्षा में जब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, तो आपकी उनकी भाषाओं को सहज रूप से स्वीकार करना है और उनकी भाषा में ही उनको प्रयोग बोलने के अवसर देने हैं। तभी हम उसको जो है अन्य भाषाओं से धीरे धीरे जोड़ पाएंगे और उसका संज्ञानात्मक बच्चे का विकास कर पाएंगे। तो यही बात कह रहा है कि आपकी अपनी कक्षाओं में जो विद्यार्थियों के उच्चारण में, जैसे कई आपके जो है बिहार के बच्चे हैं वो ड को र बोलते हैं, तो अगर आप क्लास में उसको डांट दें, हंस दें, वो तो उनकी जो मातृभाषा है उसके प्रभाव के कारण वो ड को र बोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बच्चे को डांटते हैं या कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया उसके प्रति देखते हैं, तो ये उसके विकास के, उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए या उसकी भाषा क्षमता, भाषा सीखने के विकास को प्रभावित करता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को साथ लेकर उन्हें कक्षा में रचनात्मक कार्यनीति का बनाना एक आपके भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए एक चुनौती है। तो बहुभाषिकवाद को प्रोत्साहन देने से हर विद्यार्थी स्वयं को क्लास में स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो वो रोज स्कूल आके खुश होकर के स्कूल में आएगा और अपनी ही मातृभाषा में जो है और विषयों को सीखेगा। बहुभाषिकतावाद से सामाजिक सहिष्णुता, यानी जब अलग अलग भाषाई परिवेश के, संस्कृति के लोग आपस में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनमें एक दूसरे के विचारों को समझने की क्षमता
क्षमता भी आएगी, यानी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बढ़ेगी, विस्तृत चिंतन तथा बौद्धिक उपलब्धियां इत्यादि का विकास भी आपकी बहुभाषिकतावाद वाली कक्षा में होता है। भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण यदि विद्यार्थियों के उच्चारण में भिन्नता आती है तो उसके आधार पर किसी विद्यार्थियों को पीछे नहीं छोड़ सकते। अतः यदि कक्षा में बहुभाषिकवाद को प्रोत्साहन दिया जाए तो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी, अकादमिक उपलब्धियों में सुधार तथा विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम उनकी मातृभाषा को अपनी पठन प्रक्रिया में संसाधन के रूप में काम कर लें तो इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होने के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। कक्षा में यदि विद्यार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग होता है तो वह अपने विचार सहजता से रखते हैं, इससे भाषा अधिगम की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलती रहती है। तो ये हमारी जो बहुभाषिकतावाद है ये मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेडागोजी, चाहे हिंदी पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, दोनों में देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम इसके क्वेश्चंस भी दिखाइए कैसे आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस जो है, अब मेरी आपकी 15 तारीख को सुबह 9 बजे मैराथन है, ठीक है, जिसमें हम 200 से 250 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उसको भी समझेंगे। तो आप सभी जो है 15 तारीख को सुबह 9 बजे क्लास से जुड़ना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।